कभी सोचा है कि एक जिंदा चीज और एक बेजान चीज में असल में फर्क क्या होता है? मतलब एक पत्थर और एक पक्षी में, या एक सूखी पत्ती और एक हरे भरे पौधे में? क्या है वो एक चीज जो उन्हें अलग करती है? आज हम इसी बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों और थिंकर्स को सदियों से उलझा कर रखा है। पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमें लगता है। तो उस रहस्य की चाबी छिपी है इस एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं जीवन क्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस। ये वो चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन हर जिंदा चीज के अंदर हर पल लगातार चलती रहती हैं, और यही उन्हें जिंदा रखती हैं। तो आखिर ये जीवन क्रियाएं हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो सारे जरूरी काम हैं जो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए करने ही पड़ते हैं। समझ लीजिए, ये जिंदगी के कुछ पक्के नियम हैं। अगर ये क्रियाएं रुक गईं तो जिंदगी भी रुक जाती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 मेन पिलर्स यानी 4 बुनियादी स्तंभों में बांट सकते हैं। सोच लीजिए कि जिंदगी की पूरी इमारत इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ी है। तो ये हैं वो 4 पिलर्स: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये चारों एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। चलिए अब एक एक करके इन चारों को जरा पास से देखते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है पोषण यानी न्यूट्रिशन। भाई, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए है ना, पर वो एनर्जी आती कहाँ से है? वो एनर्जी आती है खाने से। और पोषण बस वही प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव खाना लेता है और उस खाने को एनर्जी, ग्रोथ और खुद को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये जिंदगी का कच्चा माल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये शरीर का अपना फ्यूलिंग स्टेशन है। जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही शरीर को काम करने के लिए पोषण वाला ईंधन चाहिए होता है। ठीक है, तो फ्यूल तो मिल गया, लेकिन सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डाल देने से वो चलने तो नहीं लगती है ना। उस पेट्रोल को जलाने के लिए एक इंजन भी तो चाहिए। बस यहीं पर काम आता है हमारा दूसरा पिलर, श्वसन। अब श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं होता। असल में ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें उस फ्यूल यानी खाने को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। यही एनर्जी हमारे हर काम का सोर्स है। तो अगर पोषण हमारा फ्यूलिंग स्टेशन था, तो श्वसन वो इंजन है जो उस फ्यूल को जला के पावर पैदा करता है। इस इंजन के बिना वो सारा ईंधन किसी काम का नहीं। अच्छा, अब हमारे पास फ्यूल भी है और उससे जलाने वाला इंजन भी। पर उस फ्यूल को और उससे बनी एनर्जी को शरीर के हर एक सेल तक, हर कोने तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए जरूरत पड़ती है हमारे तीसरे पिलर की, परिवहन। परिवहन वो सिस्टम है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्व जैसी जरूरी चीजों को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, ये पक्का करने के लिए कि हर हिस्से को उसकी जरूरत का सामान मिल जाए। ये जीव के शरीर का अपना इंटरनल डिलीवरी नेटवर्क या सुपर हाईवे है। हमारी खून की नसें इस सुपर हाईवे की सड़कें हैं, जिन पर जरूरी सामान से लदे ट्रक दिन रात दौड़ते रहते हैं। अब सोचिए, इतनी सारी प्रोसेस चल रही हैं, फ्यूल आ रहा है, एनर्जी बन रही है, सामान डिलीवर हो रहा है, तो इस सब में कुछ ना कुछ कचरा भी तो पैदा होता होगा, राइट? उस कचरे का क्या होता है? यहीं पर आता है हमारा चौथा और आखिरी पिलर, उत्सर्जन। उत्सर्जन वो प्रोसेस है जिसके जरिए शरीर में बनने वाले हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है। अगर ये कचरा शरीर में इकट्ठा होता गया तो ये जहर बन सकता है। तो ये शरीर की अपनी वेस्ट डिस्पोजल सर्विस है, एक ऐसा सिस्टम जो शरीर को अंदर से साफ सुथरा और हेल्दी रखता है ताकि बाकी सारे सिस्टम बिना किसी गड़बड़ी के अपना काम करते रहें। तो चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पोषण यानी फ्यूल अंदर लेना, श्वसन यानी उस फ्यूल से एनर्जी बनाना, परिवहन मतलब उस एनर्जी और जरूरी सामान को हर जगह पहुंचाना, और उत्सर्जन यानी इस पूरे प्रोसेस में बने कचरे को साफ करना। ये चारों मिलकर एक बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं। और यही तो सबसे जरूरी बात है। जब ये चारों प्रक्रियाएं एक साथ एक परफेक्ट तालमेल में काम करती हैं, बस वही जिंदा होने की असली परिभाषा है। यही वो एक चीज है जो एक पक्षी को एक पत्थर से अलग बनाती है।
तो अगली बार जब किसी भी जिंदा चीज को देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उसके अंदर ये चारों स्तंभ कितनी खूबसूरती से एक साथ काम कर रहे हैं, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये सभी प्रक्रियाएं आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, जो जिंदगी जैसा चमत्कार बना पाती हैं। चलिए आज बात करते हैं पोषण की, पर रुकिए, इसे कोई बोरिंग बायोलॉजी क्लास मत समझिएगा। नहीं, हम इसे एक कहानी की तरह देखेंगे, ऊर्जा की कहानी। ये वो कहानी है कि आखिर इस धरती पर हर जिंदा चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, खुद को चलाए रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा कहाँ से लाती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, जिंदगी को ये एनर्जी मिलती कहाँ से है। सोचिए, दौड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, सोचने के लिए, अरे सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए है ना। इसी सवाल का जवाब हमें जिंदगी की दो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजीज, मतलब दो सबसे बड़े तरीकों तक ले जाएगा। तो चलिए पहली स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये उन जीवों की है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इन्हें हम एक तरह से दुनिया की सोलर पावर्ड फैक्ट्रीज कह सकते हैं। सोचिए, ऐसी फैक्ट्रियां जो सीधे सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे जिंदगी की एनर्जी में बदल देती हैं। साइंस की भाषा में इस प्रोसेस को कहते हैं स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर मतलब बड़ा सीधा है। स्वयं पोषण यानी खुद अपना पेट भरना। ये जीव क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी बिल्कुल आम चीजों को लेते हैं और सूरज की रोशनी से मिली एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बना लेते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ मौजूद हरे भरे पौधे। तो सवाल ये है कि पौधे ये जादू करते कैसे हैं? वो एक कमाल की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम हम सब ने कभी न कभी सुना ही है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। और ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये वो प्रोसेस है जिस पर इस धरती की ज्यादातर जिंदगी टिकी हुई है। अब ये पूरी प्रोसेस मोटे तौर पर 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप, क्लोरोफिल यानी वो हरा पिगमेंट जिससे पत्तों को उनका रंग मिलता है, वो सूरज की रोशनी की एनर्जी को सोख लेता है, जैसे कोई स्पंज पानी सोखता है। दूसरा स्टेप, अब ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को बदल दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, जो असल में पौधे का खाना है। इस पूरी कहानी का निचोड़ आपको इस एक केमिकल इक्वेशन में मिल जाएगा। इसे आप फोटोसिंथेसिस की सीक्रेट रेसिपी समझ सकते हैं। देखिए, 6 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड और 6 हिस्से पानी। इसमें मिलाइए सूरज की रोशनी वाली एनर्जी और नतीजा 1 हिस्सा ग्लूकोज जो पौधे के लिए एनर्जी है, और 6 हिस्से ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सब सांस लेते हैं। ठीक है, ये तो हुई पौधों की बात, पर उन जीवों का क्या जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो बस धूप में खड़े होकर एनर्जी नहीं बना सकते? यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एनर्जी हासिल करने का दूसरा तरीका। और ये तरीका अपनाते हैं भोजन लेने वाले। यहाँ देखिए, दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है स्वपोषी, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक कहते हैं, जैसे कि पौधे, और दूसरी तरफ है परपोषी, जिन्हें कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता कहते हैं, जैसे जानवर और हाँ, हम इंसान भी, जो अपना खाना दूसरों से हासिल करते हैं। तो ये जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, इसे कहते हैं परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मतलब ये वो जीव हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते। एनर्जी के लिए इन्हें दूसरे पौधों या जानवरों को खाना पड़ता है। सीधी सी बात है, इनका जिंदा रहना दूसरों पर निर्भर करता है। लेकिन रुकिए, खाना खा लेना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। परपोषियों की दुनिया बहुत बड़ी और बहुत अलग अलग तरह की है। मतलब एक सिंगल सेल वाले जीव के खाने का तरीका एक इंसान जैसे जटिल जीव से बिल्कुल अलग होगा ना। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल कंज्यूमर से शुरू करते हैं, अमीबा। ये बस एक कोशिका वाला जीव है, पर इसे भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और उसके लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो एक अमीबा खाता कैसे है? ये प्रोसेस बड़ा मजेदार है। इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। होता यह है कि जैसे ही अमीबा को अपने पास खाना महसूस होता है, वो अपने शरीर को फैलाकर नकली पैर, जिन्हें सूडोपोड्स कहते हैं, बनाता है और खाने के कण को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर खाना एक बुलबुले जैसी चीज यानी फूड वैक्यूल में कैद हो जाता है। इसके अंदर एंजाइम्स उस खाने को पचाते हैं और जो भी वेस्ट बचता है उसे सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये तो हुई एक सिंगल सेल की कहानी।
अब आते हैं एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीव पर, यानी हम इंसानों पर। जाहिर है हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम अमीबा के मुकाबले बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास पेट, आंतें, मतलब अंगों की पूरी एक फौज है। हमें खास तरह के स्पेशलिस्ट एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जो हमारे कॉम्प्लेक्स खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं ताकि हमारा शरीर उन्हें एब्जॉर्व कर सके। ये एक बेहद एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। तो अब तक हमने दो अलग अलग रास्ते देखे, एक खाना बनाने वालों का और दूसरा खाना खाने वालों का। पर असल में ये दो अलग कहानियां हैं ही नहीं, ये दोनों एक ही बड़े चक्र का, जीवन के चक्र का हिस्सा है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इस पूरे चक्र का सबसे जरूरी सबक ये है, जो उपभोक्ता हैं यानी हम और जानवर, वो अपनी एनर्जी के लिए उत्पादकों यानी पौधों पर पूरी तरह निर्भर है। और पौधों को वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज से। तो असल में एनर्जी का ये सफर सूरज से शुरू होकर पौधों तक पहुंचता है और फिर पौधों से हम तक। इस पूरी खूबसूरत कहानी को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बयां करती है। सूरज से पत्ते तक, पत्ते से शेर तक, सारी जिंदगी एनर्जी के एक ही बहाव से बंधी है। ये एक ऐसी चेन है जो कभी टूटती नहीं, और इसी ने इस धरती पर जिंदगी को कायम रखा है। और इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सूरज से शुरू होने वाले एनर्जी के इस विशाल चक्र में हमारी भूमिका क्या है? हम जो खाना चुनते हैं उससे इस पूरे बहाव पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हम सब हर रोज करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। मतलब कभी ये ख्याल आया है कि हमारे खाए हुए खाने का शरीर के अंदर होता क्या है? चलिए आज मानव पाचन तंत्र की इसी अद्भुत दुनिया में झांकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है कि भाई एक निवाला मुंह में गया और बस गायब। पर आखिर वो जाता कहाँ है? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की और एकदम सिस्टमैटिक प्रक्रिया में छुपा हुआ है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इसको ना एक एडवेंचर की तरह देखते हैं। हम भोजन के एक निवाले के साथ साथ चलेंगे, उसके रास्ते को हर मोड़ पर देखेंगे कि भाई उसके साथ क्या क्या होता है। तैयार हैं? तो ये रहा हमारी यात्रा का नक्शा। भोजन इन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले मुख, फिर आमाशय, उसके बाद छोटी आंत और आखिर में बड़ी आंत। हर पड़ाव की अपनी एक खास भूमिका है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सब कुछ उस पहले निवाले से ही शुरू होता है और यहीं से समझिए पूरी प्रक्रिया की नींव रखी जाती है। जैसे ही खाना हमारे मुंह में पहुंचता है ना, पाचन की प्रक्रिया उसी पल शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ दांतों से चबाना ही नहीं है, बल्कि यहीं से एक बहुत जरूरी केमिकल रिएक्शन भी शुरू हो जाता है। और यहीं हमारे मुलाकात होती है इस कहानी के पहले हीरो से, अमाइलेज। ये हमारी लार में मौजूद एक एंजाइम है जो स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है, मतलब काम पर तुरंत लग जाता है। अच्छा, मुंह से भोजन एक नली से होता हुआ सीधा पहुंचता है पेट में। पेट आप समझिए एक पावरफुल मिक्सर की तरह है, जहां खाना पेट के एसिड और दूसरे पाचक रसों के साथ अच्छी तरह से मिलता है। इस पड़ाव पर हमें एक नया हीरो मिलता है, पेप्सिन। ये एंजाइम खास तौर पर प्रोटीन को टारगेट करता है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि उन पर आगे काम किया जा सके। अब हम इस यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। पेट के बाद खाना पहुंचता है आंतों में, जहां पाचन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। छोटी आंत वो जगह है जहां ज्यादातर पोषक तत्व सोखे जाते हैं। ये एक बहुत लंबी घुमावदार नली है और इसकी बनावट ही ऐसी है कि खाने से ज्यादा पोषण निकाला जा सके। यहाँ टीम में कुछ और हीरो भी शामिल होते हैं। ट्रिप्सिन एक और दमदार एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम जारी रखता है ताकि कुछ भी बेकार न जाए। और हाँ, लाइपेज को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये है फैट्स को पचाने का स्पेशलिस्ट। ये फैट्स को इतने छोटे अणुओं में तोड़ देता है कि शरीर उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अब जो कुछ भी बच जाता है वो यात्रा के आखिरी चरण के लिए बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ पानी को सोख लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये थी खाने की पूरी यात्रा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को कामयाब बनाने वाले असली हीरो तो ये एंजाइम ही हैं। चलिए एक बार फिर से इनके काम को फटाफट समझ लेते हैं।
हमने 4 मुख्य खिलाड़ियों से मुलाकात की जिनकी अपनी अपनी खास भूमिका है। ये पक्का करते हैं कि हमारे खाने से हर जरूरी पोषक तत्व निकल जाए। कौन थे वो 4, याद है? और देखिए, ये टेबल कितना आसान बना देता है सब कुछ, एकदम साफ साफ। अमाइलेज मुंह में, पेप्सिन पेट में, और फिर छोटी आंत में ट्रिप्सिन और लाइपेज। मतलब क्या कमाल का टीम वर्क है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एंजाइम हमारे पाचन तंत्र के वो गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे लगातार काम करते रहते हैं। इनके बिना हम अपने खाने से ऊर्जा और पोषक तत्व हासिल कर ही नहीं सकते। तो अगली बार जब भी कोई खाना खाए तो एक पल के लिए उस कमाल की यात्रा के बारे में जरूर सोचना जो हर एक निवाला हमारे शरीर के अंदर करता है। ये हमारे शरीर का एक ऐसा चमत्कार है जो हर दिन हर पल बिना रुके चलता रहता है। सच में कितना अद्भुत है ये सब। आज हम समझेंगे कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती कहाँ से है। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस की, जिसे कहते हैं श्वसन। तो चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। कभी सोचा है, हम दिन भर इतने सारे काम करते हैं, सोचते हैं, चलते फिरते हैं, तो इन सब के लिए ये जो एनर्जी है ये आती कहाँ से है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है और इसका जवाब बड़ा ही मजेदार है। तो इसका जवाब है श्वसन। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। असल में ये एक सेल्यूलर लेवल पर होने वाला प्रोसेस है। श्वसन वो प्रक्रिया है जो हमारे खाने को एटीपी में बदलती है। अब ये एटीपी क्या है? इसे हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी समझिए। मतलब वो फ्यूल जिससे हमारे शरीर का हर एक सेल चलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये प्रोसेस हमेशा एक जैसा नहीं होता। असल में इसके 2 मेन टाइप हैं, 2 अलग-अलग रास्ते। और ये रास्ते इस बात पर डिपेंड करते हैं कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मौजूद है या नहीं। तो चलिए एक-एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन टाइप है एरोबिक श्वसन। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये पूरी तरह से ऑक्सीजन की ताकत पर डिपेंड करता है। इस प्रोसेस की सबसे पहली और जरूरी शर्त है ऑक्सीजन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि खाना हमारा फ्यूल है और ऑक्सीजन वो चिंगारी है जो इस फ्यूल को पूरी तरह से जलाती है ताकि उससे ज्यादा एनर्जी निकाली जा सके। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि जब खाना ऑक्सीजन की मदद से पूरी तरह से टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी बनाने का सबसे एफिशिएंट तरीका है और यही वजह है कि हम इंसान और धरती के ज़्यादातर जीव इसी पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए अब दूसरे टाइप पर आते हैं, देखते हैं कि तब क्या होता है जब ऑक्सीजन होती ही नहीं है। यहाँ बात होती है एनारोबिक श्वसन की। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रोसेस तब काम आता है जब ऑक्सीजन नहीं होती। आप इसे सेल्स के लिए एक तरह का प्लान बी या फिर एक बैकअप जनरेटर समझ सकते हैं। जब मेन पावर सप्लाई यानी ऑक्सीजन बंद हो जाती है, तब भी एनर्जी बनाने का ये एक तरीका है। अच्छा, तो ये होता कहाँ है? ये होता है यीस्ट जैसे छोटे छोटे जीवों में। वही यीस्ट जिससे ब्रेड और कई तरह की ड्रिंक्स बनती हैं। और ये हमारी मसल्स में भी होता है। जब हम बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और उसी वजह से वो जलन और थकान महसूस होती है। ठीक है, तो हमने दोनों टाइप्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब इन्हें ठीक से समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर किया जाए। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो यहां हम मेन डिफरेंस को एकदम साफ साफ देख सकते हैं। सबसे बड़ा फर्क तो ऑक्सीजन की जरूरत का ही है और बस यही एक फर्क एनर्जी प्रोडक्शन में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। मतलब एरोबिक में ढेर सारी एनर्जी और एनारोबिक में बहुत ही कम। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि असली गेम चेंजर एनर्जी प्रोडक्शन ही है। ऑक्सीजन का होना ही वो चाबी है जिससे खाने में से ज्यादा एनर्जी निकाली जा सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, कौन सा प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट है और क्यों? जवाब जैसा कि हमने अभी देखा, एनर्जी आउटपुट में ही छिपा है। और इसी से ये भी समझ आता है कि हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों के लिए ऑक्सीजन आखिर इतनी जरूरी क्यों है। हम हर पल सांस ले रहे हैं, है ना? एक ऐसी क्रिया जो अपने आप चलती रहती है, जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं। लेकिन आज हम इसी साधारण सी लगने वाली क्रिया के पीछे जो एक कमाल का सिस्टम काम करता है उसे समझेंगे, यानी मनुष्य की श्वसन प्रणाली। तो ये सवाल मन में आता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं
तो वो हवा आखिर जाती कहाँ है, उसका सफर कैसा होता है? चलिए एक अकेली सांस के इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक सांस का ये अनोखा सफर। और हर सफर की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, एक एंट्री पॉइंट। ये एंट्री पॉइंट है हमारा श्वसन मार्ग, मतलब वो पूरा का पूरा रास्ता जिससे होकर हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। तो सबसे पहले हवा अंदर आती है नाक या मुंह से, जहां वो थोड़ी गर्म और साफ होती है। फिर वहां से ये श्वास नली, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, उससे नीचे उतरती है और फिर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को श्वसनी कहते हैं और यही वो रास्ते हैं जो सीधा हमारे फेफड़ों के अंदर जाते हैं। और बस इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हवा अपनी असली मंजिल पर, अपने सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच जाती है। जी हां, सफर का मुख्य पड़ाव आ गया है, फेफड़े, हमारे श्वसन तंत्र का पावर हाउस। अब फेफड़ों की बनावट को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। जरा सोचिए, ये एक उल्टे पेड़ जैसे दिखते हैं। देखिए, जैसे पेड़ का तना आगे जाकर मोटी शाखाओं में बढ़ता है, वो हो गई हमारी श्वसनी। फिर वो शाखाएं पतली पतली टहनियों में बढ़ जाती हैं, है ना, वो हैं श्वसनिकाएं। और आखिर में इन टहनियों के सिरों पर क्या होता है? पत्ते। ठीक वैसे ही यहां होते हैं लाखों छोटे छोटे हवा के थैले, जिन्हें वायु कोश कहते हैं। इतना लंबा सफर तय करके हवा यहां तक पहुंची है, और पता है क्यों? क्योंकि इन्हीं नन्हे नन्हे वायु कोशों में सांस का असली काम होता है, उसका असली मिशन पूरा होता है। तो क्या है ये मिशन? ये मिशन है गैसों की अदला बदली का, एक बहुत जरूरी एक्सचेंज। तो देखिए, यहां होता क्या है। जब ताजी ऑक्सीजन से भरी हवा इन थैलियों में भरती है, तो इनकी दीवारें इतनी ज्यादा पतली होती हैं कि ऑक्सीजन छनकर सीधे हमारे खून में चली जाती है। और ठीक उसी वक्त एक अदला बदली होती है। खून अपने साथ लाया हुआ कचरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन थैलियों में डाल देता है, और फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के जरिए बाहर फेंक देते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? और बस मिशन कामयाब। जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन अब खून में शामिल हो चुकी है और अब खून इसे शरीर के कोने कोने तक, हर एक सेल तक पहुंचाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? मतलब ये पूरी प्रक्रिया आखिर किस लिए हो रही है? बात बहुत सीधी सी है। हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं और हर एक कोशिका को जिंदा रहने और अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी बनाने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम जो चलते हैं, सोचते हैं, यहां तक कि पलकें झपकाते हैं, उस सब के लिए एनर्जी इसी ऑक्सीजन से मिलती है। और ये काम कोई 1-2 बार नहीं होता। अंदाजा लगाइए, हम हर दिन लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं। 20,000 बार ये पूरा का पूरा जटिल सफर बिना रुके, बिना सोचे अपने आप चलता रहता है। सच में ये किसी जादू से कम नहीं है। तो अगली बार जब सांस अंदर लें, तो एक पल के लिए इस कमाल की यात्रा के बारे में जरूर सोचिएगा। और ये भी कि हमारा शरीर जो इतना जटिल है, वो सांस लेने जैसे काम को इतनी आसानी और इतनी सटीकता से आखिर कैसे कर लेता है? ये सवाल वाकई हमें हैरान कर देता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, एक ऐसे सुपर हाईवे की खोज जो हमारे शरीर के अंदर है और जो हर पल बिना रुके हमें जिंदा रखता है। तो चलिए समझते हैं हमारे शरीर के इस कमाल के परिवहन तंत्र को। कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर में जो खरबों कोशिकाएं हैं, मतलब हर एक सेल, उस तक ऑक्सीजन और खाना कैसे पहुंचता है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? एक ऐसी पहेली जिसे हमारा शरीर हर एक सेकंड सॉल्व करता है। आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। और इस पहेली का जवाब है हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे समझिए शरीर का अपना अल्टीमेट डिलीवरी नेटवर्क, एक ऐसा सिस्टम जो हर जरूरी चीज को सही टाइम पर बिल्कुल सही जगह पहुंचाता है। कमाल है ना? तो इस सफर में हम 4 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन की नदी यानी खून के बारे में। फिर बात करेंगे शरीर के सबसे पावरफुल पंप की। उसके बाद दोहरे परिसंचरण का राज क्या है ये समझेंगे, और आखिर में ब्लड प्रेशर क्यों इतना जरूरी है इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। जीवन की नदी, रक्त। ये वो लिक्विड है जो सचमुच हमारे शरीर में हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है।
और यहाँ एक मज़ेदार बात है, खून बस एक लाल रंग का पानी नहीं है। अगर हम इसे देखें तो इसका करीब 55% हिस्सा तो प्लाज्मा होता है और बाकी 45% में होती हैं ब्लड सेल्स। इन सब का ना अपना अपना एक बहुत खास काम है। देखिए, प्लाज्मा जो है वो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर घूमता है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज, ये तो समझिए ऑक्सीजन के डिलीवरी ट्रक हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसीज, ये हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स, ये तो हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम है, कहीं कट लग जाए तो फौरन खून का थक्का जमा देती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरे सुपर हाईवे को चलाता है। ये है हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली पंप, हमारा दिल। एक ऐसा इंजन जो कभी कभी नहीं रुकता। दिल के काम करने का तरीका बड़ा ही सिस्टमैटिक है। देखिए, सबसे पहले पूरे शरीर से इस्तेमाल हुआ खून, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिल के राइट साइड में आता है। फिर राइट साइड से ये खून पंप होकर जाता है फेफड़ों में ताज़ा ऑक्सीजन भरने के लिए, और जब ये खून ऑक्सीजन से भर जाता है तो ये वापस दिल के लेफ्ट साइड में आता है और फिर बूम, पावरफुल लेफ्ट साइड इसे पूरे शरीर में पंप कर देता है। और इसी प्रोसेस से जुड़ा है दोहरे परिसंचरण का रहस्य। ये एक इतना ज़बरदस्त और एफिशिएंट सिस्टम है जो हमारे शरीर को बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करता है। तो ये डबल सर्कुलेशन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो खून के दो रास्ते हैं, दो लूप्स। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये खून को दिल से फेफड़ों तक ले जाता है और वापस दिल में ले आता है। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो दिल से खून को पूरे शरीर में भेजता है और फिर वापस दिल तक लाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन ये पक्का करता है कि शरीर की कोई भी कोशिका ऑक्सीजन की डिलीवरी और वेस्ट के पिकअप से कभी भी बहुत दूर ना रहे, मतलब हर सेल तक सर्विस पहुंच रही है। ये सिस्टम की एफिशिएंसी को कितनी अच्छी तरह से बताता है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ये एक बहुत ही जरूरी साइन है जो हमें बताता है कि ये पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? सीधे शब्दों में ये हमारे खून की नसों की दीवारों पर बहते हुए खून का प्रेशर या दबाव है, बस। जब भी ब्लड प्रेशर चेक होता है तो हमेशा दो नंबर बताए जाते हैं ना, तो जो पहला और बड़ा वाला नंबर होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जब दिल धड़कता है, यानी खून को पंप करता है। और जो दूसरा छोटा वाला नंबर है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जब दिल दो धड़कनों के बीच में रेस्ट कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है। और ये दोनों नंबर मिलकर, जैसे हम सुनते हैं 120/80, हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्थ का एक छोटा सा स्नैपशॉट देते हैं। बहुत जरूरी जानकारी है ये। तो आज की बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम शरीर का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। दूसरी, खून के 4 मेन हिस्से हैं और सबका अपना काम है। तीसरी, हमारा दिल एक 4 चेंबर वाला पंप है जो 2 अलग अलग सर्किट चलाता है। चौथी बात, डबल सर्कुलेशन एक बहुत ही एफिशिएंट डिजाइन है। और आखिर में ब्लड प्रेशर इस सिस्टम की हेल्थ का एक जरूरी इंडिकेटर है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ये इतना कमाल का सिस्टम पूरी जिंदगी हमारे लिए बिना रुके काम करता है, तो हम इसका बेहतरीन तरीके से ख्याल कैसे रख सकते हैं? ये वो सवाल है जो इस पूरी साइंस को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ देता है। हमारे आसपास ये जो पेड़ पौधे हैं बाहर से कितने शांत दिखते हैं ना, पर इनके अंदर जो चल रहा है वो किसी कमाल से कम नहीं है। एक पूरी की पूरी दुनिया है इनके अंदर। आज हम पौधों के इसी छुपे हुए सुपर पावर, मतलब उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए इस बारे में। एक इतना बड़ा विशाल पेड़ जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता, वो आखिर कैसे जमीन से पानी खींचकर अपनी सबसे ऊंची, सबसे ऊपर वाली पत्ती तक पहुंचा देता है? ये कोई जादू नहीं है जी, ये तो प्रकृति का एक लाजवाब इंजीनियरिंग करतब है। तो चलिए फिर इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। सबसे पहले समझते हैं पानी के इस अनोखे सफर को। मतलब ये पानी आखिर ऊपर चढ़ता कैसे है? तो इस पूरी कहानी का जो पहला हीरो है उसका नाम है जाइलम। अब ये जाइलम क्या है? असल में ये पौधे के अंदर मौजूद हजारों लाखों पाइपलाइनों का एक नेटवर्क है और इसका काम बस एक ही है, जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जाइलम पानी के लिए एक 1 वे हाईवे है। मतलब ट्रैफिक सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, नीचे से ऊपर,
जड़ों से पत्तियों की तरफ। यहाँ कोई यू टर्न नहीं है, कोई वापसी नहीं। और कमाल की बात यह है कि इस ट्रैफिक को ऊपर खींचने की जो ताकत है वो पत्तियों से मिलती है, जो लगातार पानी को भाप बना के उड़ाती रहती हैं, बिल्कुल एक इंजन की तरह। ठीक है, तो पानी की समस्या तो हल हो गई, लेकिन उस खाने का क्या जो पत्तियां सूरज की रोशनी से बनाती हैं? वो खाना कहाँ जाता है? यहीं पर पौधे का दूसरा जीनियस सिस्टम काम में आता है, भोजन का नेटवर्क। और इस फूड नेटवर्क का जो स्टार है वो है फ्लोएम। ये वो सिस्टम है जो पत्तियों में बने पौष्टिक खाने को, मतलब एनर्जी को, पौधे के हर उस कोने तक पहुंचाता है जहां जहां भी उसकी जरूरत होती है। तो फ्लोएम को हम पौधे की अपनी सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस कह सकते हैं। ये पत्तियों, मतलब पौधे के किचन से खाना पैक करके पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाता है जहां ग्रोथ हो रही है, जैसे कि नए पत्ते, फल, फूल, यहां तक कि जड़ें भी, ताकि पौधा लगातार बढ़ता रहे और एकदम स्वस्थ रहे। अच्छा, तो अब हम इन दोनों सुपर हीरोज से मिल चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं ताकि पौधा जिंदा रह सके। तो ये हैं पौधे की दो जीवन रेखाएं एक साथ। एक तरफ है जाइलम, जो पानी पहुंचाकर पौधे को हाइड्रेटेड रखता है, और दूसरी तरफ है फ्लोएम, जो भोजन पहुंचाकर उसे एनर्जी देता है। मतलब एक पानी की सप्लाई लाइन है तो दूसरा एनर्जी की। कितनी सरल पर कितनी शानदार व्यवस्था है ना? ये दोनों सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम, मिलकर ही इस धरती के हर एक पौधे की जान है। और बात सिर्फ पौधों की नहीं है, इनके बिना हम इंसान भी जिंदा नहीं रह सकते। सोचिए, हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम तो इन्हीं पर टिका हुआ है। तो अगली बार जब किसी ऊंचे से पेड़ को देखें तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर और सोचिएगा कि क्या ये वाकई में प्रकृति की सबसे अद्भुत और सबसे कुशल डिलीवरी प्रणाली नहीं है? चलिए आज अपने शरीर के एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो चुपचाप 24 घंटे हमारी सफाई में लगा रहता है। एक गुमनाम हीरो जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। यही वो सिस्टम है जो हमें अंदर से फिट और फाइन रखता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर, जो एक कमाल की मशीन की तरह काम करता है, अपने अंदर बनने वाले कचरे को साफ कैसे करता है? आखिर ये सारा वेस्ट जाता कहाँ है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि उत्सर्जन है क्या, फिर इसके मेन पार्ट्स को जानेंगे और फिर जूम इन करेंगे गुर्दे के अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है। देखिए, उत्सर्जन का मतलब सिर्फ कचरा बाहर फेंकना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि जब हमारा शरीर खाने को एनर्जी में बदलता है तो इस प्रोसेस में यूरिया जैसे कुछ जहरीले, मतलब टॉक्सिक पदार्थ भी बन जाते हैं। उत्सर्जन ही वो प्रक्रिया है जो इन जहरीले मेहमानों को शरीर से बाहर का रास्ता दिखाती है। इससे हमारे अंदर एक बैलेंस बना रहता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये जमा होते गए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ये काम करता कौन है? यहीं पर आता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसे शरीर का अपना पर्सनल प्योरिफिकेशन प्लांट समझ लीजिए, जहां कई हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। तो इस टीम में कौन कौन है? सबसे पहले हमारे गुर्दे यानी किडनीज, फिर आती हैं यूरेटर्स यानी 2 पतली नलियां, उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर, एक थैली की तरह, और आखिर में यूरेथ्रा। तो रास्ता बिल्कुल सीधा है। किडनीज यूरिन बनाती हैं, यूरेटर्स उसे ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, ब्लैडर उसे स्टोर करता है और यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है। एकदम सिंपल। चलिए अब इस पूरे सिस्टम के सुपरस्टार की बात करते हैं, हमारे गुर्दे यानी किडनीज। ये कोई मामूली अंग नहीं है, ये हमारे शरीर के सबसे कमाल के फिल्टर्स हैं। इन्हें शरीर का मास्टर केमिस्ट भी कहा जा सकता है। दिखने में ये राजमा जैसे होते हैं और इनका काम है हमारे खून को लगातार छानना और उसमें से कचरे को निकालकर यूरिन बनाना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 180 लीटर। क्या आप सोच सकते हैं ये क्या है? ये उतना खून है जितना हमारे गुर्दे हर रोज फिल्टर करते हैं। जी हाँ, हर एक दिन। ये तो कमाल ही है। और यहीं से हमें पानी की अहमियत का पता चलता है। सही मात्रा में पानी पीना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हम अपने गुर्दों को उनका काम ठीक से करने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब पानी पिएं तो ये जरूर याद रखें कि आप अपने इन सुपर फिल्टर्स का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जूम इन करने वाले हैं
किडनी के भी अंदर। हम बात करेंगे उसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी यूनिट की, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। असली काम, असली जादू यही होता है। सोचिए, हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन ऐसी छोटी छोटी फिल्ट्रेशन मशीनें होती हैं। इन्हीं को नेफ्रॉन कहते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में होने की वजह से ही ये इतना सारा काम कर पाती हैं। नेफ्रॉन को हम इस पूरे सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक वर्कर या सूक्ष्म कर्मयोगी कह सकते हैं। खून की सफाई का जो असली मेहनत वाला काम है वो यही होता है। हर नेफ्रॉन एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह है जो बिना रुके काम करती है। तो अब हम अपनी इस सफर के आखिरी और सबसे डिटेल्ड हिस्से पर आ गए हैं। अब हम जानेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनता कैसे है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हाँ, तो यूरिन का बनना कोई एक सिंगल एक्शन नहीं है। ये असल में 3 बड़े स्टेप्स में होता है। पहला, फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन। दूसरा, रीएब्जॉर्प्शन यानी पुनर्अवशोषण। और तीसरा, सिक्रेशन यानी स्राव। तो पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है चाय छानने की तरह सोचना। जब खून हाई प्रेशर से नेफ्रॉन से गुजरता है तो पानी, कचरा और ग्लूकोज जैसी छोटी छोटी चीजें छन जाती हैं, और बड़ी चीजें जैसे प्रोटीन और ब्लड सेल्स वो खून में ही रह जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे चाय की पत्ती छन्नी में रह जाती है। अब आता है दूसरा स्टेप, रीअब्जॉर्प्शन यानी एक तरह का रेस्क्यू मिशन। देखिए, पहले स्टेप में कचरे के साथ साथ ग्लूकोज, विटामिन्स और ढेर सारा पानी जैसी काम की चीजें भी छन जाती हैं। तो इस स्टेप में हमारा शरीर बहुत होशियारी से इन जरूरी चीजों को वापस खून में खींच लेता है। मतलब शरीर को पता है कि क्या रखना है और क्या फेंकना है। ये हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को दिखाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, सिक्रीशन। इसे हम कह सकते हैं फाइनल कचरा सफाई। जो भी थोड़ा बहुत वेस्ट खून में बच गया होता है उसे भी एक्टिवली धकेलकर उस फिल्टर हुए लिक्विड में डाल दिया जाता है। और बस अब जो तैयार हुआ है वो है यूरिन, जो शरीर से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कभी सोचिए, अगर ये लाखों छोटे छोटे वर्कर, ये नेफ्रॉन जो हर पल हर सेकंड चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर चलने वाली ये प्रक्रिया सिर्फ जरूरी नहीं है, ये हमारे जिंदा रहने के लिए बिल्कुल जरूरी है। पेड़ पौधे कितने शांत और स्थिर लगते हैं, है ना? पर असल में उनकी इस शांति के पीछे एक पूरी की पूरी हलचल भरी दुनिया छिपी हुई है। तो आज हम सब मिलकर उनके जीवन के एक ऐसे ही, कह सकते हैं, एक छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये जानकर काफी हैरानी होगी। अच्छा, तो वो रहस्य है क्या? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जो शायद कभी दिमाग में आया भी हो कि क्या पौधे भी ठीक हमारी ही तरह अपने शरीर से, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा वाला हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। सोचिए, जैसे हमें अपने शरीर को साफ सुथरा रखना पड़ता है ना, ठीक वैसे ही पौधों को भी हेल्दी रहने के लिए अपने अंदर जमा हो रहे वेस्ट से छुटकारा पाना ही पड़ता है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, पौधों में उत्सर्जन के बारे में। देखते हैं कि ये खुद को अंदर से साफ सुथरा रखने के लिए आखिर क्या-क्या अनोखे तरीके अपनाते हैं। अब देखिए, पौधे अपने अंदर की सफाई के लिए मोटे तौर पर 2 बहुत ही कमाल के तरीके इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो पहला तरीका है सिक्रीशन का, मतलब कुछ चीजें बाहर निकालने का। अच्छा, पेड़ों से निकलने वाले वो चिपचिपे पदार्थ तो सबने देखे ही होंगे। कभी सोचा है वो क्या है? असल में वो गोंद, रेजिन और लेटेक्स के रूप में पौधे का कचरा ही होता है। जी हाँ, गोंद, रेजिन और लेटेक्स, ये वही चीजें हैं जो हमें अक्सर पेड़ों की छाल पर चिपकी हुई मिलती है। पर ये बस यूं ही नहीं निकलती। असल में ये पौधे का अपने अंदर की गंदगी बाहर फेंकने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो इसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिक्रीशंस, यानी उत्सर्जक स्त्राव। आसान भाषा में कहें तो ये गोंद, रेजिन और लेटेक्स जैसे पदार्थ हैं जिन्हें पौधे अपने अंदर का सारा कचरा साफ करने के लिए शरीर से बाहर धकेल देते हैं। ये उनकी अपनी एक तरह की डीप क्लीनिंग प्रोसेस है, समझिए। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर, और ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम सबने अपनी आंखों से देखा है। ये है पत्तियों का झड़ना, एक मौसमी लेकिन बहुत ही कारगर समाधान। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही जीनियस है।
होता क्या है, पहले स्टेप में पौधा अपने अंदर का सारा वेस्ट, सारा कचरा अपनी पत्तियों में जमा करना शुरू कर देता है। वो पत्तियों को एक तरह से अपना डस्टबिन बना लेता है। और फिर दूसरा स्टेप, जब पत्तियां उस वेस्ट से भर जाती हैं तो पौधा बस उन पत्तियों को गिरा देता है और पत्तियों के साथ साथ सारा कचरा भी बाहर। कितना कमाल का तरीका है। और पता है, यही वजह है कि मौसम का बदलना, खासकर पतझड़ का मौसम, कई पौधों की सेहत के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है। ये उनके लिए एक तरह का नेचुरल डिटॉक्स है, सब कुछ साफ करके एक नई शुरुआत करने का मौका। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो मुख्य बातें हमने अभी अभी जानी। तो पौधों के पास वेस्ट हटाने के दो मेन तरीके हैं। पहला, गोंद, रेजिन जैसी चीजें बाहर निकालकर कचरे को बाहर फेंकना, और दूसरा, सारा कचरा पत्तियों में इकट्ठा करके उन पत्तियों को ही गिरा देना। है ना, तो बिल्कुल अलग, लेकिन अपने अपने तरीके से एकदम परफेक्ट मेथड्स। तो अब अगली बार जब किसी पेड़ से गोंद निकलता हुआ दिखे या पतझड़ में पत्तियां गिर रही हों, तो ये याद रखिएगा कि वो पौधा सिर्फ मौसम के साथ नहीं बदल रहा, बल्कि वो अपनी डीप क्लीनिंग कर रहा है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि पौधों की शांत सी दिखने वाली दुनिया में ऐसे और कितने ही कमाल के रहस्य छिपे होंगे। तो बायोलॉजी के ये जो 5 डायग्राम्स हैं ना, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। ये तो समझिए जिंदगी के असली ब्लूप्रिंट्स हैं। इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। चलिए आज इनके पीछे की कहानी को जानते हैं। अक्सर ये डायग्राम्स सबसे मुश्किल लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम इन्हें अलग अलग पहेलियों की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी की तरह देखें? असली मजा तो ये समझने में है कि ये सब मिलकर आखिर काम कैसे करते हैं। देखिए, हर मशीन को चलने के लिए ईंधन चाहिए, और हमारा शरीर भी कोई अलग नहीं है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है शरीर के अपने पावर प्लांट से, यानी उस जगह से जहां एनर्जी बनती है। पता है, हमारे शरीर के अंदर एक कमाल की पार्टनरशिप चलती है। एक तरफ है हमारा पाचन तंत्र। ये एक फैक्ट्री की तरह है जो खाने को तोड़कर सिंपल फ्यूल, मतलब ग्लूकोज में बदल देता है। अच्छा, फ्यूल तो बन गया, पर उससे एनर्जी कौन निकालेगा? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो ऑक्सीजन की मदद से इस फ्यूल को जलाकर हमें ताकत देता है, बिल्कुल एक गाड़ी के इंजन की तरह। चलिए, एनर्जी बन गई, फ्यूल तैयार है, लेकिन अब इसे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए हमें चाहिए एक सुपर फास्ट डिलीवरी नेटवर्क, हमारे शरीर का अपना सुपर हाईवे। और वो है हमारा दिल। ये कभी नहीं रुकता, एक ऐसा पावरफुल पंप जो ऑक्सीजन और एनर्जी से भरे खून को शरीर के कोने कोने तक, हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो सवाल यह है कि ये मैजिकल साइकिल काम कैसे करती है। देखिए, बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पूरे शरीर से थका हुआ, मतलब इम्प्योर ब्लड दिल में आता है। स्टेप 2, दिल उसे एक नई जान देने के लिए फेफड़ों में भेजता है, जहां वो ऑक्सीजन से लबालब भर जाता है। स्टेप 3, अब ये ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल में लौटता है। और स्टेप 4, दिल जोर से पंप करता है और इसे पूरे शरीर में दौड़ा देता है, और ये साइकिल कभी नहीं रुकती। ठीक है, तो फ्यूल पहुंचा और इस्तेमाल भी हो गया, लेकिन हर फैक्ट्री की तरह यहां भी तो वेस्ट बनता है, कचरा बनता है। अब इस कचरे का क्या होगा? इसके लिए हमें अपनी नज़र को बहुत बहुत ही छोटा करना होगा। अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो हमें आंखों से तो नहीं दिखती, हमारे शरीर के अंदर छिपी एक शानदार सफाई करने वाली टीम से मिलने। और ये है नेफ्रॉन, हमारे शरीर का गुमनाम हीरो। हमारी किडनी में ऐसे लाखों छोटे छोटे फिल्टर लगे हैं। जब खून इनसे गुजरता है तो ये बड़े ही स्मार्टली कचरे को बाहर निकाल देते हैं और काम की चीजों को वापस खून में भेज देते हैं। ये हैं हमारे शरीर के असली क्लीनअप क्रू। अभी तक हमने इंसानों की बात की, लेकिन कभी सोचा है कि पौधे ये सब कैसे करते हैं? उनके पास तो दिल भी नहीं होता, तो फिर कैसे पहुंचता है पानी जड़ों से लेकर पत्तियों तक? प्रकृति का जवाब ना हैरान कर देने वाला है। पौधों के पास अपना ही एक स्मार्ट हाईवे सिस्टम है। जाइलम एक तरह की पाइपलाइन है जो पानी को नीचे से ऊपर खींचती है, और फ्लोएम पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से में बांटता है। यहां कोई पंप नहीं है, सिर्फ प्रकृति के स्मार्ट नियम काम करते हैं। तो अब तक हमने 5 अलग अलग सिस्टम देखे, लेकिन क्या ये सच में अलग हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं, जीवन की कहानी। तो पूरी कहानी क्या बनी? पाचन और श्वसन मिलकर फ्यूल बनाते हैं। दिल उस फ्यूल को हर जगह पहुंचाता है। नेफ्रॉन सफाई का काम करता है, और पौधे हमें सिखाते हैं कि यही काम बिना दिल के भी हो सकता है। ये सब मिलकर एक ऐसी शानदार मशीन बनाते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, प्रकृति की सबसे बड़ी खोज क्या है?
कोई एक अंग, या फिर इन सबको आपस में जोड़ने वाला एक नेटवर्क? शायद असली जादू इन हिस्सों में नहीं, बल्कि इनके जुड़ाव में है। कभी सोचा है एक छोटा सा बीज वो कैसे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है? या फिर हमारा अपना शरीर ये 24 घंटे बिना रुके काम कैसे करता है? आज हम इसी कमाल की मशीनरी को समझने वाले हैं। एक तेज और मजेदार सफर पर चलेंगे जो एक नन्हे पौधे से शुरू होकर हमारे शरीर तक हर चीज को चलाने वाली ताकत को उजागर करेगा। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, 5 हिस्सों में हमने इसे बांटा है। सबसे पहले बात होगी ऊर्जा के स्रोत यानी प्रकाश संश्लेषण की। फिर पौधों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझेंगे। उसके बाद भोजन और सांस लेने की प्रक्रिया। फिर चलेंगे हमारे दिल के 4 चेम्बर्स की तरफ और आखिर में देखेंगे नेफ्रॉन की बनावट और उसके काम को। समझिए, ये हमारे सफर का पूरा रोड मैप है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ऊर्जा के सबसे बड़े असली सोर्स से, यानी सूरज से। और जो प्रोसेस सूरज की इस एनर्जी को हम सबके काम लायक बनाता है वो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। सच पूछिए तो धरती पर लगभग हर जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो पौधे जो है ना, वो कुदरत के सबसे बड़े जादूगर हैं। वो करते क्या हैं? सूरज की रोशनी, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इन 3 चीजों से अपना खाना बना लेते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और साथ में वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं, जिसमें हम सब सांस लेते हैं। मतलब ये हमारे प्लैनेट का शायद सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शन है, जिस पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम टिका हुआ है। और ये कमाल होता कैसे है? बस 3 सिंपल से दिखने वाले स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप, पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, क्लोरोफिल, वो सूरज की रोशनी को पकड़ लेता है, सोख लेता है। स्टेप 2, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। और फिर फाइनल स्टेप, इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को बना दिया जाता है ग्लूकोज, मतलब पौधे का फ्यूल। है ना कमाल की चीज? ठीक है, तो पौधे ने खाना तो बना लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये खाना पौधे के हर हिस्से तक, जहां भी जरूरत है वहां तक पहुंचता कैसे है? बस यहीं पर एंट्री होती है पौधे के शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। आप इसे एक बहुत ही बढ़िया इंटरनल पाइपलाइन सिस्टम की तरह इमेजिन कर सकते हैं। और इस सिस्टम में ना 2 मेन पाइपलाइंस हैं, जाइलम और फ्लोएम। दोनों का काम एकदम अलग है। जाइलम को आप एक 1 वे सड़क समझिए, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को सिर्फ ऊपर की तरफ पत्तियों तक ले जाता है। और फ्लोएम, वो एक 2 वे हाईवे है। वो पत्तियों में बने खाने यानी ग्लूकोज को पौधे के हर उस हिस्से में पहुंचाता है जहां एनर्जी की जरूरत हो, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। तो पौधों की कहानी तो हमने समझ ली कि वो एनर्जी कैसे बनाते हैं, पर बाकी के जीव जैसे कि हम इंसान या जानवर, हम एनर्जी कैसे लेते हैं और फिर उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? अच्छा, यहीं पर बात आती है खाने और सांस लेने की, यानी फूड और रेस्पिरेशन की। अब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जीवों की बात करने से पहले क्यों ना सबसे सिंपल जीव से शुरू करें। जरा सोचिए, एक सिंगल सेल वाला जीव जैसे अमीबा, वो खाना कैसे खाता होगा? उसका तो कोई मुंह नहीं होता, कोई पेट नहीं होता, फिर कैसे? इसका तरीका ना बड़ा ही मजेदार है। अमीबा क्या करता है, वो अपने नकली पैर, जिन्हें स्यूडोपॉड्स कहते हैं, उन्हें खाने के चारों तरफ फैलाता है और उसे पूरी तरह से घेर लेता है। फिर उसे एक छोटे से बुलबुले में कैद कर लेता है, जिसे कहते हैं फूड वैक्यूल। अंदर फिर एंजाइम्स छोड़ता है, खाना पच जाता है और जो वेस्ट बचता है उसे बाहर फेंक देता है। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार तरीका है। तो देखिए, सिर्फ खाना खा लेना काफी नहीं होता, उस खाने के अंदर जो एनर्जी बंद है उसे निकालना भी तो पड़ता है ना? और इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और दूसरा है एनारोबिक, यानी बिना ऑक्सीजन के। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, बहुत एफिशिएंट है, जबकि एनारोबिक वो एक तरह का तेज जुगाड़ है जो कम एनर्जी देता है। जैसे जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं और मसल्स में दर्द होने लगता है, हाँ, वो इसी की वजह से होता है। चलिए अब थोड़ा और बड़े स्केल पर चलते हैं। हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों में शरीर के हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त पंप चाहिए, और वो पावरफुल पंप और कोई नहीं, हमारा दिल है। और हमारे दिल की इस कमाल की एफिशिएंसी का राज इस एक नंबर में छिपा है, 4। जी हाँ, हमारे दिल में 4 चेंबर होते हैं और ये चारों मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं ताकि हम जिंदा रहें। और देखिए,
हर चेम्बर का अपना एक खास काम है। दिल का जो राइट साइड है वो शरीर से इस्तेमाल हो चुका डीऑक्सीजनेटेड खून लेता है और उसे फेफड़ों में भेज देता है, समझिए, रिचार्ज होने के लिए। और जो लेफ्ट साइड है वो फेफड़ों से आया ताज़ा ऑक्सीजन से भरा खून लेता है और उसे पूरी बॉडी में जोर से पंप कर देता है। मतलब एक ही ऑर्गन के अंदर एक कमाल का 2 पंप सिस्टम। अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, सिस्टम मेंटेनेंस। भाई, जब इतनी सारी प्रोसेस चल रही हैं तो जाहिर है कि वेस्ट भी तो बनेगा और इस कचरे को साफ करना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी उठाते हैं हमारे गुर्दे यानी किडनीज और उनके अंदर के लाखों छोटे छोटे सिपाही जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारी हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख माइक्रोस्कोपिक फिल्टर या क्लीनिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। और इन नेफ्रॉन्स का काम क्या है? इनका मिशन बहुत सिंपल है, खून में से अच्छी चीजों को रखो और बुरी चीजों को बाहर निकाल फेंको। और ये क्लीनिंग का काम 3 जरूरी स्टेप्स में होता है। पहला है फिल्ट्रेशन, जहां खून से पानी, नमक, कचरा सब कुछ छान लिया जाता है। फिर आता है रीएब्जॉर्प्शन, इसमें शरीर काम की चीजों को जैसे ग्लूकोज और पानी को वापस खून में खींच लेता है। और आखिर में है सिक्रीशन, जहां बचा खुचा जो भी फालतू सामान है उसे सीधे यूरिन में डाल दिया जाता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ जोड़कर देखते हैं। फोटोसिंथेसिस ने सूरज की एनर्जी पकड़ी, जाइलम और फ्लोएम ने उसे पौधे में ट्रांसपोर्ट किया, रेस्पिरेशन ने उस एनर्जी को इस्तेमाल के लिए अनलॉक किया, हमारे दिल ने खून को पंप करके सब कुछ हर सेल तक पहुंचाया और नेफ्रॉन ने पूरे सिस्टम को साफ सुथरा रखा। देखा हर एक प्रोसेस कितनी जरूरी है जिंदगी के इस बड़े से खेल में। और बस आखिर में एक सवाल सोचना जरूर कि ये सारे सिस्टम एक छोटे से पौधे के सेल से लेकर हमारे दिल तक जिंदगी को चलाने के लिए एक दूसरे पर कितने ज्यादा निर्भर हैं, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। और शायद बायोलॉजी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ हर एक चीज से जुड़ी हुई है।